So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. And today we are going to discuss amendments in the FCRA Act, that is the Foreign Contribution Regulation Act. This topic is applicable only for new syllabus students and not for the old syllabus students, and this forms a part of the economic laws, which is a part of your paper 4, that is paper 6D. Now if I talk about the amendments of FCRA Act, so in May 20 examinations there are only two amendments, and that is why I will also be discussing with you amendments from November 19. In November 19 we had 3 amendments. So May 20 से 2 amendments, November 19 से 3 amendments. In totality we'll be discussing 5 amendments over here, and you can definitely expect a question from the same. The first amendment is from Rule 6A. अब Rule 6A के अंदर क्या है, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, तो जो डेफिनेशन था फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में बोला गया था कि अगर फॉरेन सोर्स से कुछ भी मिलता है, एनीथिंग यू गेट फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स, वेदर इट्स ए डिलीवरी और ट्रांसफर, दैट इज ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, बोला कि इफ यू आर यूजिंग समथिंग फॉर पर्सनल यूज और यू हैव गॉट समथिंग एज ए गिफ्ट, अगर आपको कुछ गिफ्ट के फॉर्म में मिला है या पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हो, एंड इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज, दैट इज नॉट ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो एक एक्सेप्शन दिया था कि यार अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ बाहर से लेकर आए हो, आपको किसने दिया है या समवन हैज गिफ्टेड यू, एंड उसका जो वैल्यू ऑफ गिफ्ट है वो 25,000 एक्सीड नहीं कर रहा, दैट इज नॉट ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बट दैट लिमिट ऑफ 25,000 रुपीज वाज वेरी वेरी लेस, एंड दैट इज व्हाई द अमेंडमेंट इज दैट दे हैव इनहेंस्ड द लिमिट ऑफ 25,000 रुपीज to 1 lakh rupees. 1 lakh rupees होगा ये, right? They have enhanced the limit from 25,000 rupees to 1 lakh rupees. So this becomes a very very important question from the MCQ point of view. MCQ point of view से काफी important question बन सकता है, या फिर they can also give a case study on what is foreign contribution. Another amendment that is in Rule 7. Now if you remember, Rule 7 में क्या बोला गया था कि every person who is receiving foreign hospitality in a foreign country, जो भी foreign hospitality रिसीव कर रहा है किसी foreign country के अंदर, he is required to intimate the central government within 60 days कहा गया था. क्या कहा गया था? 60 days कहा गया था. फॉरेन हॉस्पिटलिटी मतलब क्या था कि फॉरेन कंट्री में खातिरदारी हो रही है. तो हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन हॉस्पिटलिटी मतलब कि जो ट्रैवल के खर्चे हैं, जो होटल के खर्चे हैं, फूडिंग का है, लॉजिंग का है, एवरीथिंग ए फॉरेन सोर्स इज बियरिंग. या तो फॉरेन गवर्नमेंट बियर कर रही है, या मे बी ये फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी बियर कर रही है. सम बियर बाय द गवर्नमेंट सोर्स, बियर बाय द फॉरेन सोर्स. और उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है टू रिसीव फॉरेन हॉस्पिटलिटी, राइट? तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था. और फिर हमने डिस्कस किया था कि हु कैन एक्चुअली अवेल द फॉरेन हॉस्पिटलिटी ओनली आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था. तो अब आपको याद होगा रूल 7 के अंदर इट वॉज मैंशन कि पर्सन रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी इन ए फॉरेन कंट्रीज रिक्वायर टू इंटीमेट सीजी विद इन 60 डेज, ऐसा रूल 7 के अंदर कहा गया था. लेकिन सेक्शन के अंदर द इंफोसिस वॉज गिवन ऑन 1 मंथ. सेक्शन कहता था दैट 1 मंथ के अंदर इंटीमेट करो, रूल कहता था 60 डेज के अंदर इंटीमेट करो. सो देयर वाज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेक्शन एंड द रूल. किसको फॉलो करें, सेक्शन को फॉलो करें या रूल को फॉलो करें? सो नाउ टू रिमूव द कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट दे हैव डन इज दैट रूल के अंदर जो 60 डेज था ना, उसको भी 1 मंथ कर दिया. ठीक है, दैट इज एवरी पर्सन रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी इन ए फॉरेन कंट्री इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ. हो गया. अभी ये क्या इंटीमेट करना पड़ेगा? सोर्स एंड मैनर ऑफ रिसिप्ट इंटीमेट करना पड़ेगा. So these are the 2 simple amendments for May 20. One more thing, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है. कोई एमसीक्यू पूछ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर टू इंटीमेट टू सीजी विद इन, वन ऑप्शन 60 डेज, अनदर ऑप्शन 30 डेज, थर्ड ऑप्शन 90 डेज, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव. क्या आंसर होगा? बोलोगे सर 30 डेज, नॉट 30 डेज, बिकॉज यहां लिखा है 1 मंथ, तो वहां पे नन ऑफ द अबव होगा. याद रखना, लॉ के अंदर 1 मंथ यानी 1 मंथ. ठीक है ना, 1 मंथ में 30 डेज भी हो सकता है, 31 डेज भी हो सकता है. दैट इज नॉट क्लियर. उसके बाद नवंबर 19 अटेम्प्ट के अंदर भी ना 3 अमेंडमेंट्स आए थे इन दिस चैप्टर. देयर वर 3 अमेंडमेंट्स फ्रॉम द एफसीआरए एक्ट इन नवंबर 19 अटेम्प्ट, एंड दैट वर पर्टेनिंग टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट. राइट, दैट हमने पढ़ा था कि जो भी एंटिटीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती हैं उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है एफसीआर एक्ट के अंदर, एंड दैट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए दे नीड टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज देम द लाइसेंस विद इन 90 डेज, दे नीड टू फुलफिल द कंडीशंस, एंड वंस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू दैम दैट इज वैलिड फॉर 5 years, और 5 years के बाद दे हैव टू रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब 5 साल के बाद हमने डिस्कस किया था कि दे हैव टू रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? और
1 साल एक्सपायर होने से पहले उसको क्या करना पड़ता था, सर्टिफिकेट को रिन्यू करना पड़ता था। एंड द एप्लीकेशन फी मेंशन फॉर द सेम वाज ₹500। बट प्रीवियस अटेम्प्ट में नवंबर 19 में क्या किया उन्होंने, एप्लीकेशन फी को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम ₹500 to 1500 एंड ये बोल दिया कि दैट शुड बी एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो वन अमेंडमेंट दैट केम इन November 19 was that in case of renewal of certificate of registration, application fee was increased from ₹500 to ₹1500 and it was specified that it should be online application। और किसके लिए इंक्रीज किया था, रिन्यूअल पार्ट के लिए इंक्रीज किया था, जब 5 साल के बाद आप क्या करोगे, रिन्यू करोगे अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। उसके बाद जो रिन्यूअल का डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था, जो रिन्यूअल का डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था। बोला गया था कि जब भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद 1 साल तक आप रिन्यू कर सकते हो। तो वो टाइम लिमिट भरा दी गई थी, टाइम लिमिट इंक्रीज कर दिया गया था। पहले ये 1 साल की लिबर्टी नहीं थी, तो बोल दिया गया कि 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू करा सकते हो, लेकिन लेट फी के फॉर्म में ₹5000 का फी देना होगा। लेट फी के फॉर्म में क्या कर दिया, ₹5000 का फी स्पेसिफाइड कर दिया, पहले ये फीस वहां पे स्पेसिफाइड नहीं थी। सो ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे नवंबर 19 के अंदर, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर May 20 एंड November 20 एग्जाम्स एज वेल। एक तो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी वाज इंक्रीज फ्रॉम 500 to 1500 ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक्सटेंशन ऑफ रिन्यूअल डेट 1 साल कर दिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लेट फी ₹5000। और एक और छोटा सा अमेंडमेंट आया था, दैट इज एनी पर्सन हु विशेस टू रिसीव फॉरेन हॉस्पिटलिटी शुड इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई। मतलब वो एप्लीकेशन को फिजिकल मोड से हटाकर वो कहां ले गए, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के फॉर्म में ले गए। दैट्स इट। So these are the 3 amendments that were very very important from November 19 and these are the 2 amendments that are very very important from the May 20 RTP. So ये 5 amendments आपको पता होना चाहिए from the FCRA Act and there is a very very high probability that you get the questions from this 5 amendments in your May 20 and November 20 examinations and rather I will also say May 21 examinations because ये amendments जो होते हैं ना, जिस attempt में आता है सिर्फ उसमें important नहीं होता है बल्कि उसके अगले 1-1.5 साल तक ये important रहते हैं। So please note it down, आपके लिए मैंने simplify कर दिया amendments को, so please note it down and if the video was helpful please don't forget to like, share the videos and also subscribe the channel by clicking the bell icon.